नमस्कार, आदाब, वेलकम। मैं के सहाय लक्ष्य अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लक्ष्य मंत्रा पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और उम्मीद है लक्ष्य की ओर अग्रसित होंगे। बात करंट अफेयर्स की हो रही है। सितंबर का दूसरा पार्ट लेके आपके सामने प्रस्तुत हूं। बिना समय गवाए देखते हैं आज का विचार। आज का विचार कहता है, कर्म को अपने यज्ञ बना ले। जी हां, कर्म को अपने यज्ञ बना ले, निष्ठा से तू कर्म किए जा। कर्म को अपने यज्ञ बना ले, निष्ठा से तू कर्म किए जा। असंभव का हल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। सिलेक्शन पक्का है, होना ही होना है, बस देरी हो रही है क्योंकि वैकेंसी नहीं आ रही है। वैकेंसी आ जाएगी, सिलेक्शन पक्का हो जाएगा क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं। जी हां, चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न क्या कहता है? बिटकॉइन को राष्ट्रीय मुद्रा अपनाने वाला पहला देश कौन सा है? आपके सामने क्वेश्चन है, बिटकॉइन को राष्ट्रीय मुद्रा मानने वाला पहला देश कौन सा है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, तुर्की, चीन, अल सल्वाडोर, नाइजीरिया। जी हां, तुर्की, चीन, अल सल्वाडोर, नाइजीरिया। और इसका सही आंसर क्या होगा? जी हां, इसका सही आंसर होगा अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर पहला देश है। जी हां, अल सल्वाडोर पहला देश है जिसने क्या किया? जिसने अल सल्वाडोर पहला देश है जिसने राष्ट्रीय मुद्रा घोषित की बिटकॉइन। ठीक है, इसके अलावा बात करें अगर तुर्की की, तो तुर्की प्रतिबंधित करने वाला पहला देश हो गया। चाइना ने हाल ही में बिटकॉइन को या फिर कह सकते हैं क्रिप्टो करेंसी को बैन किया है ना। बात करेगा नाइजीरिया की, तो नाइजीरिया ने अपने सेंट्रल बैंक के द्वारा ई नायरा नामक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर रहा है। ई नायरा नामक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर रहा है। तो बिटकॉइन को राष्ट्रीय मुद्रा अपनाने वाला पहला देश कौन सा हो गया? पहला आंसर हो गया आपका अल सल्वाडोर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है, वतन प्रेम योजना का संबंध किस राज्य से है? क्या क्वेश्चन है? वतन प्रेम योजना का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन है गुजरात, कर्नाटक, दिल्ली, उत्तर प्रदेश। है ना, गुजरात, कर्नाटक, दिल्ली, उत्तर प्रदेश। आंसर क्या होगा? आंसर होगा गुजरात। जी हां, गुजरात सरकार द्वारा शुरू किया गया वतन प्रेम योजना किसके लिए शुरुआत किया गया? तो अनिवासी गुजरातियों के लिए, ऐसे लोग जो निवास स्थान जिनका गुजरात नहीं है लेकिन है वहां पे, जन्म से निवासी वहां के नहीं है, ऐसे लोगों के शुरू किया गया यह योजना। इसका मुख्य उद्देश्य जो है क्या है? इन अनिवासी गुजरातियों को व्यवस्थाएं देना, इनका विकास, बहुमुखी विकास हेतु यह योजना शुरू की गई है। इसकी कुल राशि, आवंटित राशि है 1000 करोड़। कितना है? 1000 करोड़। और दिसंबर 2022 तक इस योजना को पूर्ण कर लेना। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। इसके अलावा बात करें कर्नाटक की, अगर कर्नाटक की, तो देश का सबसे ऊंचा तिरंगा आपका कर्नाटक में फहरा रहा है। और अगर बात करें दिल्ली की, तो देशभक्ति बजट देने वाला राज्य है दिल्ली। उत्तर प्रदेश आपका प्रदेश का सबसे ऊंचा तिरंगा जो फहराता है वो गोरखपुर में, प्रदेश के गोरखपुर में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो गया? गुजरात। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है टाटा AIA। जी हां, टाटा AIA इंश्योरेंस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया? आपके सामने ऑप्शंस क्या रखे गए? स्मृति मंदाना, मीराबाई चानू, रानी रामपाल और नीरज चोपड़ा। चारों ही खिलाड़ी और चारों ही एक से बढ़कर
1। आपकी तरह ये भी अपने क्षेत्र में बहुत शानदार कार्य कर रहे हैं, आपकी तरह ये भी बहुत जम के मेहनत करते हैं और इनका परीक्षा फल, इनका जो रिजल्ट है आपके सामने है। आपका रिजल्ट आना बाकी है और वो भी बहुत जल्द आएगा, चिंता मत करिए। तो देखेंगे टाटा एआई का ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया, सभी को पता है, बताने की आवश्यकता नहीं है मुझे, लेकिन बता दे रहा हूं, नीरज चोपड़ा। गोल्डन बॉय हमारा नीरज चोपड़ा, जिसने स्वर्ण पदक लाया एथलेटिक्स के खेल भाला फेंक में, और 7 अगस्त को आया था यह। जी हां, 7 अगस्त 2021 को भारत ने गोल्ड जीता था, जिसने उस देश को भाला फेंक दिवस के नाम में घोषित किया गया, भाला फेंक दिवस। ठीक है, बात करें अगर अन्य खिलाड़ियों की, तो स्मृति मंधाना और रानी रामपाल, ये दोनों खिलाड़ियों को इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया। आपको बता दूं, स्मृति मंदाना क्रिकेटर हैं और रानी रामपाल हमारे भारतीय महिला टीम, हॉकी महिला टीम की कैप्टन। इसके अलावा बात करते हैं मीराबाई चानू। मीराबाई चानू वर्तमान में एडिडास के स्टे इन प्ले कार्यक्रम की चेहरा है, स्टे इन प्ले। इसके अलावा वर्तमान में अमृतांजन की ब्रांड एम्बेसडर भी है, और है ये ब्रांड एम्बेसडर एमवे की, एमवे का न्यूट्रीलाइट। एमवे के न्यूट्रीलाइट की ये ब्रांड एम्बेसडर चुनी गई। तो ब्रांड एम्बेसडर से क्वेश्चन आना अनिवार्य है, आता ही आता है, दिमाग में रखना है। तो टाटा एआई का क्या हो गया, नीरज चोपड़ा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है प्राण पोर्टल संबंधित है। क्या है, प्राण पोर्टल संबंधित है, नाम से ही क्लियर है, जीवन, और जीवन वायु जल ध्वनि मृदा तीनों ही आवश्यक है। तो देखेंगे वायु प्रदूषण है ना, क्या आंसर इसका, वायु प्रदूषण के संबंधित रखता है अपना प्राण पोर्टल। प्राण पोर्टल का जो मुख्य उद्देश्य है वो आर्थिक और भौतिक रूप से निगरानी रखना कि हम कितने मामले में स्वच्छ वायु करते जा रहे हैं, वायु की स्वच्छता का मापन कैसे किया जाए, इसके लिए प्राण पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसका प्रमुख उद्देश्य है आर्थिक रूप से जो खर्च हो रहा है और भौतिक क्या परिवर्तन आ रहा है, इसकी निगरानी कर। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, जी हां, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत यह प्राण पोर्टल लॉन्च किया गया। इसके अलावा बात करें तो भारत का लक्ष्य है, भारत सरकार का लक्ष्य है 2024 तक 20 से 30% की सांद्रता को कम करना, वायु से 20 से 30% की सांद्रता को कम करने का लक्ष्य है भारत सरकार का। तो आंसर क्या हो जाएगा, वायु प्रदूषण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, भारतीय निर्यात आयात बैंक, है ना, भारतीय निर्यात आयात बैंक के तुरंत रुक जाइए और मुझे बताइए भारतीय निर्यात आयात बैंक का मुख्यालय कहां स्थित है। जी हाँ, कमेंट करिए जल्दी से, मैं बताता हूं। इसका मुख्यालय स्थित है मुंबई में, और मुंबई पड़ता है आपका महाराष्ट्र में। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1982, 1 जनवरी 1982। ठीक है, तो ये हो गया एक्सिम बैंक। जी हाँ, भारतीय निर्यात आयात बैंक को एक्सिम बैंक के नाम से भी जाना जाता है। बात करें अगर क्वेश्चन की अब, तो भारतीय निर्यात आयात बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, सोमा मंडल, सुमन शर्मा, हर्ष भूपेन बेगारी और निर्मला सीतारमण। तो एक क्वेश्चन तो तुरंत गलत हो जाएगा ऑप्शन आपका, क्योंकि आप सभी पता है भारत की पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। बढ़े अगर आगे तो सोमा मंडल, जी हाँ, सेल नाम सुना होगा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल की पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई सोमा मंडल। इसके अलावा सुमन शर्मा की बात करो, सुमन शर्मा की बात करो तो भारतीय सौर ऊर्जा निगम, जी हां, भारतीय सौर ऊर्जा निगम की अध्यक्ष बनाई गई हैं सुमन शर्मा, भारतीय सौर ऊर्जा निगम
कि ब्रांड मिनिस्टर बनाए गए हैं अध्यक्ष बनाए गए हैं सुमन शर्मा, तो बचा आपके साथ ऑप्शन 1 हर्ष भुपारी बिगारी। तो हर्ष भूपेंद्र बिगारी बनाई गई हैं एग्जिम बैंक की नई निदेशक। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को बहुत ही फोकस तरीके से तैयार करना है। आपके सामने वही क्वेश्चन रखता हूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया, है ना। बहुत ही लंबा क्वेश्चन है। एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। नाम से ही पकड़ सकते हो क्या, ऑडिट। ऑडिट और देखते हैं कहां कहां फंसते हैं। दीपक दास, जेबी मोहपात्रा, गिरीशन मुर्मू, सुनील अरोरा। तो आपको सभी को पता है वर्तमान में भारत का सीजीए है दीपक दास। बात करें अगर सीबीडीटी के नए अध्यक्ष की, तो सीबीडीटी के नए अध्यक्ष हैं जेबी मोहपात्रा। बात करेंगे गिरीशन मुर्मू की, तो वर्तमान भारत के कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया गिरीशन मुर्मू। और बचा आपके पास ऑप्शन सुनील अरोरा। तो सुनील अरोरा है वर्तमान में गोवा के राज्यपाल और यह पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त भी थे। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त भारत भी थे। वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में है सुशील चंद्रा। कौन है, सुशील चंद्रा। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा था एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट के लिए, तो इसका जो विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया है वो बनाया गया है गिरीशन मुर्मू को। किसको बनाया गया है, गिरीश चंद्र मुर्मू को बनाया गया है, जो कि वर्तमान भारत के कैग हैं, सीएजी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है जापान 2021 का किस देश द्वारा मेजबानी किया गया, है ना। आपको पता है क्या है ये, आप सभी को पता है यह एक युद्ध अभ्यास है। क्या है एक युद्ध अभ्यास है। और इस युद्ध अभ्यास की मेजबानी कौन किया है, इस युद्ध अभ्यास की मेजबानी किया है आपका रशिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रशिया। भारत और रशिया के इस युद्ध अभ्यास के जो सीधा प्रभाव पड़ रहा है वो पड़ रहा है चाइना और पाकिस्तान पे। ठीक है, चाइना और पाकिस्तान पे। तो एक किसकी मेजबानी का क्वेश्चन पूछा था इसमें, इसकी मेजबानी किसके द्वारा की गई, रशिया के द्वारा की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है भैया, प्रश्न है भारत और किस देश ने ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के हिस्से में रूप में ऑफशोर विंड पर उत्कृष्टता केंद्र लॉन्च किया। क्या है, उत्कृष्टता केंद्र लॉन्च करना है किस पर, ऑफशोर विंड पर। क्या भैया, ऑफशोर विंड मतलब आप तटीय हवा पर उत्कृष्टता स्थापित कर। तो भारत का लक्ष्य है, आप सभी को पता है 2030। क्या है, 2030 तक भारत को 450 मेगावाट अक्षय ऊर्जा का भंडारण कर लेना। क्या कर लेना है, अक्षय ऊर्जा का भंडारण कर लेना है। इसलिए भारत और डेनमार्क ने मिलकर के अपतटीय विंड पर उत्कृष्टता केंद्र को लॉन्च किया। बात करते हैं अगर डेनमार्क की, तो डेनमार्क में स्थित है भारत का पहला भारत का नहीं, विश्व का पहला ऊर्जा द्वीप। ठीक है, तो इस तरीके से भारत और किस देश ने, डेनमार्क ने ग्रीन हरित स्ट्रेटजी पार्टनरशिप, ग्रीन स्ट्रेटजी पार्टनरशिप के अंतर्गत ये ऑफशोर विंड पर उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, पंजाब का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया। यहां पर राज्यपाल पूछा है, मुख्यमंत्री भी पूछा जा सकता है। देखते हैं, पंजाब का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है बनवारी लाल पुरोहित को। किसे, बनवारी लाल पुरोहित को नियुक्त किया गया है पंजाब का नया राज्यपाल।
बढ़ते हैं अगर रविंद्र नारायण रवि, है ना, रविंद्र नारायण रवि तमिलनाडु के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए। तमिलनाडु के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। बात करें प्रोफेसर जगदीश मुखी की, तो ये आसाम के राज्यपाल, कहाँ के, आसाम। और बात करें गुरमीत सिंह की, तो उत्तराखंड, फूलों की घाटी उत्तराखंड के राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। बढ़ते हैं बिना समय गवाए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पंप बनाने वाला पहला, सोलर पंप लगवाने वाला पहला राज्य कौन सा है? जी हाँ, क्वेश्चन साफ साफ पूछा है, सोलर पंप और पहला राज्य किसमें? पीएम कुसुम योजना। तो आपको पता है 2022, क्या पता है? 2022 में लक्ष्य है किसानों की आय दुगना करने का। इस नाते किसानों के लिए तमाम तरीके की योजनाएं लॉन्च की जा रही हैं। पीएम कुसुम भी उसी का एक हिस्सा है। दो फायदे करता है, क्या? एक, आपको परंपरागत ऊर्जा से, परंपरागत जो ईंधन आप प्रयोग करते हैं उससे छुटकारा दिलाता है। क्यों? सोलर प्लांट आप लगाओगे, तो आप सोलर पंप लगा सकते हो। सोलर पंप सोलर प्लांट से चलेगा, जिससे आपकी आमदनी भी होगी। ज्यादा एक्स्ट्रा अगर आपके पास बिजली बन गई, आप उसको पास के पावर ग्रिड में बेच भी सकते हो, उससे भी आमदनी होगी। तो किसानों की चारों तरफ से बचत और आमदनियां होंगी, जिससे उनकी आय बढ़ जाएगी। बात करते हैं पीएम कुसुम योजना की, तो प्रधानमंत्री, है ना, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान इसका फुल फॉर्म होता है। लिख देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएम आप समझ जाना, पीएम का मतलब होता है प्रधानमंत्री। बढ़ते हैं किसान ऊर्जा सुरक्षा, है ना, किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान। तो ये ध्यान में रखना है। क्वेश्चन क्या था? के तहत सोलर पंप लगाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। कौन सा राज्य है? राजस्थान द्वारा पहला सोलर पंप लगाने वाला पहला राज्य है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है नुआर खाई का संबंध किससे? नई फसल, है ना, नई फसल के आने पे तमाम तरीके के पर्व मनाए जाते हैं। उसी तरीके से नई फसल की एक पर्व ये भी है जो कहाँ मनाया जाता है? जो मनाया जाता है उड़ीसा में। तो इसका ऑप्शन भी पहला हो जाएगा, उड़ीसा इज द राइट आंसर। बिना समय गवाए इसको आप लगा सकते हो। नई फसल आती है, तमाम राज्यों पे नए नए पर्व मनाए जाते हैं, फसल के पर्व मनाए जाते हैं, जिसमें यह है नुआर खाई। बढ़ते हैं अगला प्रश्न कहता है दुनिया का सबसे बड़ा हवा से, जी हाँ, हवा से CO2 को ग्रहण करने वाला संयंत्र और का कहां स्थापित किया गया? संयंत्र और का कहां स्थापित किया गया है? तो स्थापित किया गया है आइसलैंड। कहां स्थापित किया गया है? आइसलैंड में स्थापित किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है बाजरा मिशन की शुरुआत कहां गई? बाजरा बहुत इंपॉर्टेंट है। बाजरा मिशन की शुरुआत की गई, ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़। तो लगा दो आंसर छत्तीसगढ़। कहां पे की गई? छत्तीसगढ़ में की गई। बाजरे की बात हो रही थी 2023, है ना, 2023 मनाया जा रहा है बाजरे का वर्ष या फिर मोटे अनाज का वर्ष। मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया जा रहा है 2023 को। इसके अलावा राष्ट्रीय बाजरा अनुसंधान केंद्र या फिर कह सकते हो भारतीय बाजरा अनुसंधान केंद्र, भारतीय बाजरा अनुसंधान केंद्र, ये आपका कहां स्थित है? हैदराबाद में। कहां स्थित है? हैदराबाद में। तो आप याद रखना कि छत्तीसगढ़ द्वारा शुरू किया गया बाजरा मिशन, है ना, और ये 2030 का जो वर्ष है ये यूएन के द्वारा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया। मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया। कहीं कहीं इसे बाजरे का वर्ष भी कहा गया है। भारतीय बाजरा अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? हैदराबाद में स्थित। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है मेडिसिन फ्रॉम द स्काई पीरियड का संबंध किस राज्य से है? तो भैया हमारे एविएशन मिनिस्टर कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो एविएशन मिनिस्टर
ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा शुरू किया गया मेडिसिन फ्रॉम द स्काई। ये शुरू किया गया तेलंगाना राज्य में। कहां पे? तेलंगाना राज्य में। और हाल ही में 3 महीनों के पायलट प्रोजेक्ट पे। कहां पे? 3 महीने के पायलट प्रोजेक्ट पे है ये। इसके बाद पूरे देश में लागू किया जाएगा और बहुत ही शानदार चीज है। यातायात में फंसने की जरूरत नहीं है, दवा आपके घर के छत पे पहुंच जाएगी। जी हाँ, ड्रोन का उपयोग किया जाएगा और ड्रोन से दवाएं आपके घर की छत पे पहुंचा दी जाएंगी। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, आसमान से आपके लिए दवा आएगी। और इसकी पूरी व्यवस्था की है किसने? ज्योतिरादित्य सिंधिया, आपके एविएशन उड्डयन मंत्री द्वारा। अभी इसको तेलंगाना में शुरू किया गया 3 महीने के पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। देखा जाएगा क्या व्यवस्थाएं बन रही हैं, क्या कमियां आ रही हैं, क्या अच्छाइयां हैं, ये सब चेक करके उसके बाद पूरे देश में इसको लॉन्च किया जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तेलंगाना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बढ़ते हैं क्या? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, क्या कहता है भैया? सरदार धाम भवन का उद्घाटन कहां किया गया? गांधीनगर, सुरेंद्र नगर, लोथल। तो मैं बता दूं, इसका उद्घाटन किया गया अहमदाबाद में। कहां पे? अहमदाबाद में। और आपका लोथल क्या है भैया? लोथल में स्थित है समुद्री संग्रहालय। गांधीनगर आपकी राजधानी है और सुरेंद्रनगर आपका है सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट। इसके नाते इसका आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। क्या हो जाएगा? अहमदाबाद हो जाएगा। अब बात अगर करें विश्व पाटीदार समाज द्वारा, किसके द्वारा? विश्व पाटीदार समाज द्वारा एक व्यापार और सामाजिक शिक्षा केंद्र के लिए 200 करोड़ के रूप में बनाया गया आपका सरदार भवन। इसका हाल ही में उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर, 10 जनवरी, 10 अक्टूबर और 5 जून। आप सभी को पता है 14 सितंबर इज द राइट आंसर। 10 जनवरी को मनाते हैं अंतरराष्ट्रीय दिवस। क्यों? क्योंकि इस दिन नागपुर में पहली बार अंतरराष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन हुआ था 1975 में, 10 जनवरी 1975 में, जिसके बाद से बनाया जाने लगा 10 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय विश्व हिंदी दिवस। 14 अक्टूबर को मनाते हैं मानक दिवस, स्टैंडर्ड्स डे। 14 अक्टूबर को मनाते हैं मानक दिवस। और 5 जून को बताऊंगा तो आपकी बेइज्जती हो जाएगी। कमेंट में करके बताओ 5 जून को क्या मनाया जाता है, ये मैं बताने वाला नहीं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया? चरणजीत सिंह चन्नी, भूपेंद्र पटेल, भूपेश बघेल और बसवराज बोम्मई। तो आप सभी को बताने की आवश्यकता नहीं है, मुझे पता है। भूपेंद्र पटेल हो गए आपके गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री। चरणजीत सिंह हाल ही में बदले हैं, पंजाब के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। इसके अलावा बात करें भूपेश बघेल की, तो भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। बात करें अगर बसवराज बोम्मई की, तो कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मुख्तार अब्बास नकवी, सरदार इकबाल सिंह लालपुरा, शहनवाज हुसैन, नजमा हेपतुल्ला। तो ये सभी नामों में से एक नाम है सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। जी हाँ, सरदार इकबाल सिंह लालपुरा है वर्तमान के राष्ट्रीय अल्प आयोग के अध्यक्ष, है ना। याद रखना, पहली बार ऐसा हुआ है कि सरदार इकबाल सिंह लालपुरा को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा बात करें अगर इनकी, तो ये है अल्पसंख्यक मंत्रालय के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, जिन्होंने लॉन्च किया था क्या? जीवन है तो जहान, जहान है तो जीवन है टीकाकरण योजना थी। शहनवाज हुसैन एक बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक चेहरे हैं शहनवाज हुसैन। नजमा हेपतुल्ला इसके पहले अल्पसंख्यक मंत्रालय संभाल चुकी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो बता दूं, अलीगढ़। आंसर क्या है? अलीगढ़। कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत की निर्वासित सरकार बनाई। जी हाँ, भारत की पहली निर्वासित सरकार, भारत की पहली निर्वासित सरकार बनाने वाला व्यक्ति
राजा महेंद्र प्रताप सिंह जाट समुदाय से आते हैं, जाट समुदाय से आते हैं और इनके विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है अलीगढ़। और भारत की पहली राष्ट्रीय सरकार बनाई गई थी अफगानिस्तान, मतलब भारत की सरकार भारत के बाहर भी थी, काबुल में। इसके अलावा बात करते हैं अगर लखनऊ की, तो ये राजधानी है। आजमगढ़ की बात की जाए तो आजमगढ़ है, आजमगढ़ हम वर्तमान में उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध जिला है। गोरखपुर की बात करें तो एक तरीके से गोरखपुर प्रसिद्ध है, गोरख संप्रदाय का एक प्रभु स्थान, गोरख संप्रदाय का एक प्रमुख स्थान है, प्रमुख केंद्र है। नाथ संप्रदाय का केंद्र है गोरक्षनाथ मंदिर, गुरु गोरखनाथ वहां से आते हैं और हमारे वर्तमान के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उसी संप्रदाय से बिलोंग करते हैं, संबंध रखते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है स्टे इन प्ले अभियान की किस ब्रांड एम्बेसडर की शुरू किया? इक्विटास, वीवो, एडिडास, एम। आपका आंसर क्या होगा? एडिडास। मैंने बताया मीराबाई चानू, मीराबाई चानू को इसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नाम क्या है? स्टे इन प्ले। तो स्टे इन प्ले मतलब स्टे मतलब रुकना, इन मतलब में और प्ले मतलब खेल। तो मतलब खेल में रुको। खेल में किसको रोकना है? तो खेल में रोकना है महिलाओं। किसको रोकना है? महिलाओं को। कारण क्या है? महिलाओं में मासिक धर्म के कारण, महिलाओं में मासिक धर्म के कारण खेल को छोड़ने की प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं। लोग खेल नहीं खेलना चाह रहे हैं। हमारे पास महिला खिलाड़ियों की कमी होती जा रही है, जिसके लिए एडिडास ने ये जागरूकता अभियान शुरू किया कि आप उस नाते खेलों को मत छोड़िए, आप खेल में बरकरार रहिए, खेल को बनाए रहिए। आप एक हमारे लिए योद्धा के रूप में, तो उनके वो प्रोत्साहित करने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई। तो इसका नाम रखा गया स्टे इन प्ले। तो आज के लिए इतना ही। सितंबर का तीसरा वीडियो बहुत जल्द लेके प्रस्तुत होऊंगा। मेहनत करते रहिए। यूं ही दुनिया में किसी की जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कोशिश कर रहे हैं और सफलता निश्चित है। जय हिंद।